नमस्कार, गुड मॉर्निंग टाइम्स नौ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। पीएम मोदी आज मेरठ दौरे पर रहेंगे। 700 करोड़ के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री काली पलटन मंदिर में दर्शन भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 2022 के विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएंगे। मीडिया से बातचीत में कहा कि ये पार्टी तय करेगी कि उन्हें कहां से चुनाव लड़ना है और साथ ही इस बार बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीत करके प्रदेश में सरकार बनाएगी। टाइम्स ऑन भारत के सर्वे के अनुमान के मुताबिक अगले साल विधानसभा चुनाव में सीएम योगी 230 से 249 सीटों के साथ यूपी में सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव 137 से 152 सीटों के साथ अभी 5 साल और इंतजार करना होगा उन्हें। टाइम्स ऑन भारत के सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद के लिए जनता की सबसे पहली पसंद सीएम योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ को 52% लोग सीएम के चेहरे के तौर पर पसंद करते हैं। टाइम्स ऑन भारत के सर्वे के मुताबिक किसानों के बीजेपी से नाराज होने के कारण पश्चिमी यूपी में इस बार कड़ी टक्कर है। पूर्वांचल की 102 सीटों में बीजेपी को 49 से 58 सीटें मिल सकती हैं। अखिलेश यादव आज लखनऊ में बिगुल फूकेंगे। भगवान परशुराम की पूजा करेंगे और उनके 68 फीट ऊंचे फरस का अनावरण भी करेंगे। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश का बड़ा चुनावी वादा 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया। अखिलेश के दावे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। कहा कि बबुआ अपने राज्य में ही बिजली नहीं देते तो मुफ्त में क्या देंगे। अरविंद केजरीवाल आज लखनऊ में यूपी चुनाव यात्रा पर है। भारत में एक दिन में कोविड के 406 मौतों की पुष्टि हुई है। ओमाइक्रॉन संक्रमण के बीच तीसरी लहर का खतरा बढ़ चुका है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 2716 नए केस। राजधानी में 21 मई के बाद से एक दिन में सबसे ज्यादा नए मामले। महाराष्ट्र में एक दिन में कोविड के 9170 नए मामले सामने आए हैं। 7 लोगों की संक्रमण से मौत हुई। प्रदेश में तीसरी लहर में मौत का आंकड़ा 80,000 के पार पहुंचने की आशंका। पश्चिम बंगाल में भी कोविड का कहर देखने को मिल रहा है। एक दिन में 4512 केस, 9 लोगों ने जान गंवाई है। प्रदेश के मंत्री अरूप विश्वास कोरोना पॉजिटिव हुए। कोलकाता में 3 आईपीएस समेत 50 पुलिसकर्मी भी कोविड से संक्रमित हैं। देश में 23 राज्यों में फैला ओमाइक्रॉन संक्रमण। कुल मामलों की संख्या 1400 के पार पहुंची। राजस्थान में ओमाइक्रॉन के 52 नए केस मिले। गुजरात में एक दिन में ओमाइक्रॉन के 23 नए मामले। भारत में कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा 145 करोड़ के पार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू होगा। विदेश में भी कोरोना की वजह से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका में बीते 7 दिन में कोरोना के केस 22 लाख के पार पहुंच गए और इसके अलावा फ्रांस में एक दिन में कोरोना के नए केस 2,32,000 के पार हो गए। दिल्ली के इंद्रपुर इलाके में नार्कोटिक्स टीम पर हमला कर दिया गया है। भीड़ ने टीम पर पथराव किया और उसके बाद गोलियां भी चलाई हैं। सेल्फ डिफेंस में दिल्ली पुलिस ने जवाबी फायरिंग की है जिसमें 2 लोग घायल हो गए। माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ में मारे गए उत्तर प्रदेश के लोगों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देगी सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात का ऐलान किया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि यहां पर लोगों के 2 समूह आपस में भिड़ गए थे जिससे कि ये हालात पैदा हो गए। हरियाणा के भिवानी में नए साल के पहले दिन बड़ा हादसा हुआ। भिवानी में अचानक से हुए लैंडस्लाइड में 4 लोगों की मौत हो गई। माइनिंग में लगे 8 से 10 वाहन मलबे में दब गए। नए साल पर महाराष्ट्र के लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने तोहफा दिया। सीएम ने मुंबई में 500 वर्ग फुट तक की आवासीय संपत्ति पर टैक्स फ्री कर दिया। क्रिप्टो करेंसी सेवा प्रदाता विजरेक्स के यहां पर करोड़ों की जीएसटी चोरी करने का मामला सामने आया है। डीजीजीआई ने देश में संचालित क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के कई दफ्तरों पर तलाशी अभियान चलाया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे का सिलसिला लगातार जारी है। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया। एक बड़े आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। इस्लामिक स्टेट ने देश भर में हमले की साजिश रची है। सोशल मीडिया के जरिए आतंकियों तक संदेश भेजे गए जिसके जरिए हमलावरों का बदला लेने के लिए हमला करने के लिए कहा गया। अब तक हैंडलर का पता नहीं चल सका है। भारत में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की तैनाती की तैयारी शुरू कर दी गई है। पहली खेप की अगले महीने पंजाब के एयरबेस पर तैनाती होगी। जामिया मिलिया ऑक्सफोर्ड इंडिया समेत देश के 12,000 से ज्यादा गैर सरकारी संगठन का
लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। अब ये संस्थान विदेशों से मिलने वाला चंदा या फिर दान की राशि नहीं ले पाएंगे। नए साल के मौके पर एलएसी से अच्छी तस्वीर सामने आई है। भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक ने एक दूसरे को नए साल की बधाई दी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट आज से मैच खेला जाएगा। भारतीय सीरीज में 1-0 से आगे हैं। दूसरे टेस्ट में पहले शनिवार को कोच राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देश और दुनिया में कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में संक्रमण काफी ज्यादा रफ्तार पकड़ रहा है। वहीं बाकी राज्य की स्थिति भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। देश भर में कोरोना के मामलों में खासी तेजी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से देश भर में 406 मौत हो चुकी है। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र का हाल सबसे बुरा है। महाराष्ट्र में एक दिन में 9,170 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने माना है कि महाराष्ट्र में तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है। महाराष्ट्र के 30 मंत्री और विधायक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल का हाल भी सबसे ज्यादा खराब है। सिर्फ बंगाल में कोरोना के एक दिन में 4,512 नए मामले सामने आए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के 2,716 नए मामले सामने आए हैं। नए केस के साथ साथ राजधानी दिल्ली में संक्रमण दर में भी खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है। राजधानी में संक्रमण दर 51% से ज्यादा हो गया है। यूपी में कोरोना से संक्रमित 383 नए रोगी मिले हैं। बीते 6 दिनों में ही मरीजों की संख्या में 9 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को शनिवार को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कोरोना केस बढ़ने के साथ ही राज्यों के स्वास्थ्य ढांचे को अपग्रेड करने की जरूरत है। इसके साथ ही राज्य को ये सुनिश्चित करना होगा कि जिला स्तर या स्थानीय स्तर पर कंट्रोल रूम सही तरीके से काम कर रहे हों। और कोरोना की तीसरी लहर से सुपर पावर अमेरिका भी डरा हुआ है। फ्रांस और इटली में भी संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। अमेरिका में कोरोना की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका में बीते 7 दिनों में कोरोना के केस 22 लाख के पार पहुंच गए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले फ्लोरिडा में एक दिन में रिकॉर्ड 75,900 कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में भी कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। फ्रांस में कोरोना के नए केस 2,32,000 को पार कर गए हैं। संक्रमितों के लिहाज से ये अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। फ्रांस पूरे यूरोप में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण महामारी का केंद्र बन गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने शुक्रवार को कहा कि देशवासियों के लिए आने वाले कुछ हफ्ते मुश्किल भरे हो सकते हैं। ब्रिटेन में भी शुक्रवार को कोरोना के 1,89,846 मामले सामने आए, जबकि जो 203 लोगों की मौत हो गई। वहीं इटली में भी कोरोना के रिकॉर्ड 1,44,243 मामले सामने आए हैं, जबकि महामारी से 155 लोगों की मौत हो गई है। इटली में अब तक महामारी से 1,37,402 लोगों की मौत हुई है। चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिमी यूपी को 700 करोड़ रुपए का तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज मेरठ के दौरे पर रहेंगे। पीएम आज पश्चिमी यूपी को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम करीब 700 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी सरदना क्षेत्र के चलावा में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। मेरठ दक्षिणी विधानसभा के विधायक सोमेंद्र तोमर की माने तो खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगा। विधायक ने कहा कि पीएम की ये रैली ऐतिहासिक होगी। बड़ी तादाद में लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सभा स्थल के पास स्थित नहर में भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात रहेंगी। आकाश से हेलीकॉप्टर लगातार निगरानी रखेंगे। इसके अलावा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और कई जिलों से आए हजारों पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव के आखिरी में तो वो जरूर उतर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि पार्टी जहां से कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। यूपी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ भी अखाड़े में उतरेंगे। उन्होंने कहा है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे वो पार्टी तय करेगी।
इसके साथ ही योगी ने दावा किया है कि बीजेपी इस बार भी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर प्रदेश में सरकार बनाएगी। उन्होंने चुनाव समय पर कराए जाने का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव के ऐलान का फैसला आयोग को करना है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो अपनी सरकार में ही बिजली नहीं देते वो मुफ्त में बिजली क्या देंगे। योगी ने कहा है कि पिछली बार बीजेपी एसपी सरकार की नाकामियों के मुद्दे पर चुनाव मैदान में उतरी थी। इस बार वो अपनी सरकार की उपलब्धियों के साथ चुनावी मोर्चा पर है। योगी ने कहा है कि पार्टी को सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछली बार जो भी वायदे किए थे वो सभी पूरे हो चुके हैं और इसी के दम पर वो जनता के बीच वोट मांगने जा रही है। मथुरा को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम योगी ने कहा कि जैसे वाराणसी में काशी विश्वनाथ और अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर काम चल रहा है, उसी तरह मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए काम हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के अखिलेश एक्शन मोड में हैं। आज लखनऊ में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे अखिलेश। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज लखनऊ में भगवान परशुराम की पूजा के साथ चुनावी बिगुल फूकेंगे। इसके बाद सीधी सिटी और कबीरपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इन दोनों सभाओं के जरिए अखिलेश राजधानी की 9 विधानसभा चुनाव की गणित साधने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वो समाजवादी विजय रथ से गोसाईगंज के महरुकरा गांव पहुंचेंगे। यहाँ पर वो भगवान परशुराम की मूर्ति का पूजा अर्चना करेंगे और उनके 68 फीट ऊंचे फरसे का अनावरण करेंगे। लंबे समय बाद अखिलेश यादव राजधानी लखनऊ में प्रदेश कार्यालय से बाहर निकलकर कोई जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी से लम्बुआ के विधायक संतोष पांडे ने महरुकला में भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना कराई है। यहाँ स्थापित फरसा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से ही दिखेगा। एसपी के पक्ष में ब्राह्मणों को जुटाने की कवायद में अखिलेश की रैली महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यूपी के चुनावी मिशन में केजरीवाल भी कूद पड़े हैं। आप दिल्ली मॉडल पर यूपी में चुनाव लड़ने की तैयार कर रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी भी यूपी विधानसभा चुनाव में जोर आजमाइश कर सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज लखनऊ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो कई चुनावी वादे भी कर सकते हैं। लखनऊ के स्मृति उपवन मैदान में केजरीवाल रैली को संबोधित करेंगे। आप सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केजरीवाल भी यूपी में आपकी सरकार बनने पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली, नौकरी और बेरोजगारी भत्ता जैसे वादे कर सकते हैं। आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की रैली के लिए पूरी तैयारी कर ली है। और मुंबई के लोगों के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार ने न्यू ईयर का बहुत बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने मुंबई और ठाणे में रहने वाले लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को नए साल में मुंबई में 500 वर्ग फुट तक की आवासीय संपत्तियों पर संपत्ति कर की पूरी छूट की घोषणा की है। सरकार का ये निर्णय लाखों मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग संपत्ति धारकों के लिए वरदान साबित होगा और बीएमसी के आगामी चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना देश के सबसे बड़े और सबसे अमीर निकाय बीएमसी में पिछले कई सालों से शासन कर रही है। राज्य के शहरी विकास विभाग के साथ बैठक के बाद कहा कि उन्होंने 2017 के निकाय चुनाव के पहले ये वादा किया था और अब हम इसका ऐलान कर रहे हैं। इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। मुंबई में 16 लाख से ज्यादा घर हैं जो 500 वर्ग फुट तक या उससे कम क्षेत्र में हैं और अब इस फैसले से उन्हें काफी फायदा होगा। दूसरी तरफ बीएमसी को छूट से लगभग 450 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होने की संभावना है। हरियाणा के भिवानी में पहाड़ दरकने से एक बहुत बड़ा हादसा हो गया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। अब भी मलबे में लगे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हरियाणा के भिवानी जिले में नए साल पर बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पहाड़ दरकने से हादसे में 4 की मौत हो गई है। 8 से 10 वाहन दब गए। प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गाजियाबाद से एनडीआरएफ और मधुबन से एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के काम में जुटी है। वहीं हिसार से आर्मी की एक यूनिट भी बुलाई गई है। जानकारी के मुताबिक अब भी 2 लोग मलबे में दबे हुए हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल और एसपी अजीत सिंह शेखावत ने घटना स्थल का जायजा लिया है। फिलहाल पहाड़ के खिसकने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पहाड़ अपने आप खिसका या फिर धमाके के कारण हादसा हुआ, इस बारे में अभी कुछ भी जानकारी सामने नहीं आई है। बता दें कि तोशाम क्षेत्र के खानक और डाडम में बड़े स्तर पर पहाड़ खनन का काम होता है।
प्रदूषण के चलते 2 महीने पहले खनन कार्य पर रोक लगाई गई थी। एनजीटी ने गुरुवार को ही खनन के काम दोबारा शुरू करने की इजाजत दी थी। एनजीटी से अनुमति मिलने के बाद शुक्रवार से ही खनन का काम शुरू हुआ था। 2 महीने तक खनन बंद रहने से भवन निर्माण सामग्री की किल्लत हो रही थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटना पर दुख जताया है। दिल्ली में अपराधी को पकड़ने गई दिल्ली पुलिस की टीम पर 50-60 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक उन पर गोलियां भी चलाई गईं। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में दिल्ली पुलिस की नारकोटिक्स टीम पर हमला कर दिया गया। भीड़ ने नारकोटिक्स टीम पर पहले पथराव किया और उसके बाद गोलियां भी चलाई। सेल्फ डिफेंस में दिल्ली पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। नारकोटिक्स विंग की टीम ड्रग तस्कर धर्मवीर को गिरफ्तार करने के लिए इंद्रपुरी के उसके घर पहुंची थी, लेकिन वो घर पर नहीं मिला। पुलिस जब धर्मवीर के घर से बाहर निकली तो धर्मवीर 50-60 लोगों को लेकर आ गया, जिनके पास लाठी डंडे और पत्थर थे, और पुलिस पर हमला शुरू कर दिया। खबर है कि भीड़ की तरफ से गोलियां भी चलाई गईं, जिसमें पुलिस के 4 जवान घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी धर्मवीर घटनास्थल से फरार हो गया। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस की टीम पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। और माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ के लिए एक जांच कमेटी का गठन किया गया है, जो कि पूरे घटना को लेकर के जांच करेगी। 1 हफ्ते के अंदर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग ने बताया कि इस भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई है और 15 लोग घायल हैं। बचाव कार्य जारी है। मृतकों में अभी तक 8 लोगों की पहचान हो गई है। इनमें से 4 गाजियाबाद के, 2 दिल्ली के और एक हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। 15 घायलों में से 4 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बता दें कि नए साल के मौके पर वैष्णो देवी के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि रात के वक्त करीब 2:45 पर यहां भगदड़ मच गई। पुलिस प्रशासन का कहना है कि यहां लोगों के 2 समूह आपस में भिड़ गए, जिससे यह हालात पैदा हुए। चश्मदीदों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया तो उसके बाद हालात ज्यादा बिगड़ गए। नए साल में बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है और इस्लामिक स्टेट ने देश भर में हमले की साजिश रची थी। इस रिपोर्ट को देखिए। नए साल के पहले दिन बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ। इस्लामिक स्टेट ने देश भर में हमले की साजिश रची है। खुलासे के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए आतंकियों तक संदेश भेजे गए। संदेश में हमलावर को प्रतिशोध और घृणा के साथ हमला करने के लिए कहा गया था। लोन वुल्फ हमलावर को चाकू और बंदूक से हमले करने के निर्देश दिए गए थे। लोन वुल्फ हमलावर को भड़काने के लिए हैंडलर ने भड़काऊ वीडियो भेजे थे। हमले का ये मैसेज केरल के सदस्यों को भेजा गया था, जो कोड वर्ड में था। अब तक हैंडलर का पता नहीं चल सका है। और हिंदुस्तान की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना होगी। प्रधानमंत्री मोदी इस दिशा में दिन रात काम भी कर रहे हैं। क्या है सेना को और मजबूत बनाने का मोदी मिशन, आप भी जानिए। पीएम मोदी भारतीय सेना को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना बनाने के मिशन में जुटे हैं। इसको लेकर सेना को आधुनिक हथियारों और मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। सतह से हवा में मार करने वाली S-400 मिसाइल सिस्टम के बाद भारत अब रूस से S-500 मिसाइल सिस्टम खरीदने की तैयारी में है। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। रूस ने S-500 मिसाइल सिस्टम विकसित किया है। ये दुनिया का सबसे आधुनिकतम मिसाइल सिस्टम है और इसकी मारक क्षमता कमाल की है। S-500 मिसाइल सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक और ताकतवर एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है। ये न केवल स्टील टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, बल्कि अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स तक को मार गिराने में सक्षम है। भारत और रूस के बीच इसी महीने द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में कुछ प्रमुख रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। उसमें S-500 मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। S-400 मिसाइल सिस्टम को रूस ने भारत को सप्लाई करना शुरू कर दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि S-400 और S-500 मिसाइल सिस्टम से भारत को दक्षिण एशिया के आसमान पर बढ़त मिलेगी। इस सिस्टम से 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के विमान, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें और अवाक्स तकनीक से लैस विमान भी रोके जा सकेंगे। इसमें 4 तरह की मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में इस वक्त कोरोना बेकाबू है। संक्रमण रोकने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल में सरकार ने सख्ती बरती है और दूसरी तरफ शिवसेना अंधेरी वेस्ट में मेले का आयोजन कर रही है खुद। और इसको लेकर के महाराष्ट्र बीजेपी के नेता अतुल ने शिवसेना पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि
शिवसेना का ये जो दोहरा रवैया है वो साफ इस मेले के आयोजन से नजर आ रहा है। एक तरफ तो जनता पर प्रतिबंध लगा रही हैं, प्रोटोकॉल लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ खुद ही मेले का आयोजन कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में ये कैसा कोरोना प्रोटोकॉल है ये आप देख सकते हैं, जहां पर सरकार ने खुद ही इस मेले का आयोजन करवाया गया है। यहाँ पर आपको बिना मास्क के कई लोग नजर आएंगे और काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। जिस तरीके से न्यू ईयर को देखते हुए धारा 144 लागू की गई थी कई शहरों में, ऐसे में बावजूद इसके इस कार्यक्रम का आयोजन आखिर क्यों किया गया, जिसको लेकर के बीजेपी अब सवाल उठा रही है। कहा कि शिवसेना का ये दोहरा रवैया है, एक तरफ जनता पर प्रतिबंध थोपती है सरकार और दूसरी तरफ मेले का आयोजन खुद करवा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा केसेस कोरोना के अगर कहीं से आ रहे हैं तो वो महाराष्ट्र ही है। और ओमाइक्रॉन के केसेस की भी बात करें तो 1400 से ज्यादा केसेस अब तक देश में सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर सावधानी नहीं बरती गई तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ते जाएंगे। अमूमन सभी राज्य में यही हालात हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोविड के केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। ऐसे में नई नई गाइडलाइंस रिलीज की जा रही है, प्रोटोकॉल नए बनाए जा रहे हैं कि आम जनता कोरोना प्रोटोकॉल का सही ढंग से पालन करे। लेकिन देखिए, अगर इस तरीके के कार्यक्रम पर रोक नहीं लगेगी तो किस तरीके से कोरोना पर काबू पाया जाएगा। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली और मुंबई में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन इजाफा हो रहा है। और दिल्ली में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 2716 नए केस दर्ज किए गए, तो वहीं महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 9170 नए केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 24 घंटे में 7 लोगों की मौत भी हुई है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 383 नए कोरोना के केसेस रिकॉर्ड किए गए। वहीं बंगाल में एक दिन में 4512 नए मामले सामने आए। बंगाल में 24 घंटे के भीतर 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है अब तक। तो उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 383 नए कोरोना के केसेस मिले हैं। लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी सावधानी नहीं बरती जा रही है। कई ऐसे मार्केट, कई ऐसे बाजार दिल्ली के जहां पर अभी भी सरेआम लोग बेफिक्र होकर के घूम रहे हैं, ना ही मास्क और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। और इसी के साथ रुक रहे हैं फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको याद दिलाते चले कि 10 बजे, सुबह 10 बजे से ऑपरेशन राजधानी टाइम्स ऑन भारत पर जरूर देखिए।